हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हाँ जी, क्या हाल चाल है जी आप लोगों के। आई होप सो सब बढ़िया होंगे। चलिए जी, तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज योर ऑडिट रिपोर्ट। चैप्टर नंबर 11, ऑडिट रिपोर्ट। हमने कंपनी ऑडिट पढ़ा, सेक्शन 139 से लेकर 148 तक। फिर हमने फ्रॉड के ऊपर रिपोर्टिंग पढ़ी, दैट इज 143 सबसेक्शन 12, और ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ी, दैट इज एसए 240। अब हम आते हैं सर उससे कनेक्टेड अगला चैप्टर, दैट इज योर ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर। अब आपको पता लग गया कि सर ऑडिट कैसे होता है, क्या क्या होता है, क्या क्या चीजें, क्या क्या एस्पेक्ट्स होते हैं जो ऑडिट में कवर्ड होते हैं। अब जो फाइनल स्टेज आती है, दैट इज योर रिपोर्टिंग की, कि सर रिपोर्ट किस तरीके से ऑडिटर को बनाकर चलनी है। कि ऑडिटर ने सर सारा काम कर दिया, प्रोसीजर्स लगा लिए, प्लानिंग कर ली, परफॉर्मिंग कर ली, अब क्या काम है सर, अब रिपोर्ट बनाना है। अब रिपोर्ट बनाना है मतलब ऑडिटर ने जो काम किया है, ऑडिटर नीड टू कम्युनिकेट दैट वर्क। ऑडिटर क्या करेगा, कम्युनिकेट करेगा। कम्युनिकेशन करने के लिए सर ऑडिटर के पास एक टूल होता है, दैट इज योर ऑडिट रिपोर्ट। मतलब ऑडिटर अपनी सारी बातें किस में बताएगा, ऑडिट रिपोर्ट में बताएगा। आओ जी, तो ये आपका चैप्टर है, दैट इज ऑडिट रिपोर्ट। इसमें आपको 4 स्टैंडर्ड कवर करने हैं। ऐसे 700 की सीरीज लगती है आपकी यहां पर, ऐसे 700 की सीरीज लग जाती है आपके यहां पर, जिसमें आपके पास आते हैं 4 स्टैंडर्ड। एक आता है ऐसे 700। ऐसे 700 का नाम क्या है सर, फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब ऐसे 700 में लिखा हुआ है कि सर ओपिनियन कैसे बनाया जाता है, ओपिनियन कितने तरीके का होता है, रिपोर्ट किस तरीके से तैयार करी जाती है, ये सब चीजें ऐसे 700 में लिखी हुई है, ऐसे 700 में लिखी हुई है। उसके बाद फिर हम देखेंगे एक ऐसे 705, दैट इज मॉडिफिकेशन टू ओपिनियन इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। कि सर ऑडिटर अपने अगर ओपिनियन को मॉडिफाई कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, क्वालिफिकेशन डाल रहा है, एडवर्स डाल रहा है, डिस्क्लेमर दे रहा है, उसके ऊपर क्या लग जाता है, ऐसे 705 लग जाता है। उसके बाद फिर एक आता है ऐसे 701, ऐसे 701। ये क्या कहता है, कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर्स इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। कि सर की ऑडिट मैटर्स, की ऑडिट एरियाज जो सर कम्युनिकेट होने जरूरी है, दैट इज टीसीडब्ल्यूजी तक वो की ऑडिट एरियाज जाने चाहिए, की ऑडिट मैटर्स जाने चाहिए, वो जाते हैं सर एज पर एसए 701। और फिर एक लग जाएगा एसए 706, दैट इज EOM, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ और अदर मैटर पैराग्राफ इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। ठीक, देखो जी अब क्या है स्टैंडर्ड, हम एक एक करके कवर करेंगे। ऑडिट रिपोर्ट, आगे से आप ऑडिट रिपोर्ट खाली नाम नहीं बोलेंगे, आपको पूरा नाम यूज करना है, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। क्योंकि पूरा नाम क्या है, एग्जैक्ट नाम क्या है सर, दैट इज योर इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। हेडिंग भी ऊपर क्या आती है सर, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट आती है। आओ जी पढ़ना स्टार्ट करते हैं, पढ़ो जी। सबसे पहले कुछ इंट्रोडक्शन दे रही है, पढ़ लेते हैं फटाफट। वो कहता है मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मैनेजमेंट ऑल्सो एक्सेप्ट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर नेसेसरी इंटरनल कंट्रोल्स to enable the preparation of the financial statement that are free from material misstatement whether due to fraud or error। ये तो बता दिया सर मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी सर, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को तैयार करे, और मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इंटरनल कंट्रोल्स को लगाए सो दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट अराइजिंग ड्यू टू फ्रॉड और एरर्स। मतलब मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि वो सर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बना ले, एक इंटरनल कंट्रोल पॉलिसी बना ले, सो दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। आगे वो कहता है द पर्पस ऑफ ऑडिट इज टू एनहेंस द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस इन द इंटेंडेड यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर ऑडिट से होता क्या है, ऑडिटर से जो यूजर्स हैं, यूजर मतलब शेयर होल्डर, इन्वेस्टर्स, बैंकर्स, लेंडर्स, कस्टमर्स, इंप्लॉइज, जो भी यूजर्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर ऑडिटेड होती है तो सर हर कोई उस पर इजीली रिलाय कर सकता है। The aforesaid purpose is achieved by expression of independent reporting by the auditor as to whether the financial statement exhibit true and fair view of the affairs of the entity। भाई ये कॉन्फिडेंस लोगों में कैसे आएगा, ये कॉन्फिडेंस लोगों में तब आएगा जब ऑडिटर अपनी रिपोर्ट इशू करके देगा, और रिपोर्ट में ऑडिटर बता देगा कि एवरीथिंग इज ट्रू एंड फेयर एज टू द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द एंटिटी। कि एंटिटी के जितने भी स्टेट ऑफ अफेयर्स हैं वो ट्रू एंड फेयर पिक्चर शो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक, Thus, an audit report is an opinion. Audit report क्या है सर? Is an opinion
drawn on the entity's financial statement to make sure that the records are true and fair representation of the transaction they claim to represent. Sir, audit report क्या है? Audit report auditor का opinion है. Audit report is the opinion of the auditor which is drawn on the basis of the financial statement presented by the entity. Entity ने जो financial statement present करे हैं और उसके ऊपर auditor ने जो audit किया है उसके ऊपर auditor का क्या opinion है, that is your audit report, that is communicated through audit report. This involves considering whether the financial statements have been prepared in accordance with acceptable FRF. भाई ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या आएगा कि सर क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सेप्टेबल FRF के हिसाब से बनाई गई है, नहीं बनाई गई, एप्लीकेबल टू द एंटायर एंटिटी अंडर द ऑडिट. FRF के बारे में मैंने चैप्टर नंबर 1 में आपसे डिस्कस किया था. FRF क्या होता है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. मतलब आप जो भी एंटिटी हो आपके ऊपर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का क्या फ्रेमवर्क लगता है. जैसे कि आप एक करंट सिनेरियो की बात कर रहा हूं, आप एक लिस्टेड कंपनी हो, यू आर अ लिस्टेड कंपनी. लिस्टेड कंपनी कौन होती है? जिसका स्टॉक शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होता है, जिसकी सिक्योरिटी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होती है, तो यू आर अ लिस्टेड कंपनी. अब मुझे बताओ सर लिस्टेड कंपनी के लिए FRF क्या होगा? मतलब लिस्टेड कंपनी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस तरीके से प्रिपेयर और प्रेजेंट करने हैं, दैट इज योर FRF. सर लिस्टेड कंपनी के लिए FRF है शेड्यूल 3 डिवीजन 2. डिवीजन 2 ऑफ शेड्यूल 3. सर डिवीजन 2 ऑफ शेड्यूल 3 क्या है? शेड्यूल 3 देता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का फॉर्मेट और डिवीजन 2 देता है सर इफ एंटिटी इज कवर्ड अंडर इंड AS. इफ एंटिटी इज कवर्ड अंडर इंड AS, तो इंड AS में अगर एंटिटी कवर्ड हो जाती है तो वो शेड्यूल 3 की डिवीजन 2 में कवर हो जाती है. अब लिस्टेड कंपनी, क्योंकि सर आज की डेट में लिस्टेड कंपनी इज कवर्ड बाय इंड AS, तो उसके ऊपर जो FRF लगेगा दैट इज शेड्यूल 3 पार्ट डिवीजन 2. सर अगर कोई अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है जिसकी टर्नओवर 250 करोड़ से कम है तो सर उसके ऊपर अभी इंड AS नहीं लगे हैं, तो उसके लिए क्या है? मतलब छोटी मोटी एक कंपनी है, एक प्राइवेट कंपनी है, एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, तो उनका क्या होगा? उनका सर FRF रहेगा शेड्यूल 3 डिवीजन 1, क्योंकि वो AS बेस्ड कंपनी मानी जाएगी. अगर मैं बैंक्स की बात करूं, सर बैंकों के लिए FRF क्या है? बैंकों के लिए FRF शेड्यूल 3 नहीं है, क्योंकि सर बैंकों का फॉर्मेट इज गिवन बाय द RBI उनका FRF है. अगर मैं इंश्योरेंस कंपनी की बात करूं तो सर इंश्योरेंस कंपनी के लिए भी शेड्यूल 3 FRF नहीं है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी की भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का फॉर्मेट आर गिवन बाय इंश्योरेंस IRDA. मतलब रिस्पेक्टिव रेगुलेटर्स उनका फॉर्मेट देकर चलते हैं. तो ऑडिटर को यह बताना है कि सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये तो बताएगा ही बताएगा कि दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिप्रेजेंट ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ द एंटिटी और नॉट. और दूसरी चीज वो ये बताएगा कि क्या एंटिटी ने जो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई हैं वो क्या एज पर एप्लीकेबल FRF बनाई है या नहीं बनाई. उसके बाद इट इज ऑल्सो नेसेसरी टू कंसिडर whether the financial statements comply with the relevant statutory requirement. भाई अगर आप कंपनी हो तो क्या आपने कंपनीज एक्ट को पूरा फुलफिल किया है या नहीं किया. The main users of audit report are shareholders, members and other stakeholders of the company. भाई मेनली देखो ऑडिट रिपोर्ट का यूजर कौन होगा? शेयर होल्डर, क्योंकि उसका पैसा लगा हुआ है. मेंबर्स जो कंपनी के मेंबर्स है, शेयर होल्डर्स वगैरह, और अदर स्टेक होल्डर्स जिसने पैसा प्रोवाइड कर रखा है, जैसे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, उन्होंने लोन वगैरह प्रोवाइड कर रखे हैं, वो एक इंपॉर्टेंट कह सकते हो आप यूजर हो जाएंगे ऑफ ऑडिट रिपोर्ट. और क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स ने उधार दे रखा है, वो भी एक इंपॉर्टेंट यूजर हो जाएंगे ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट. ठीक, तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन है अबाउट ऑडिट रिपोर्ट, इसको एक बार रीड कर लेना. अब हम आते हैं सर अपना स्टैंडर्ड, दैट इज SA 700. SA 700 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज फॉर्मिंग एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर द ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. क्या नाम है इसका अप्रोप्रिएट? फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, SA 700 रिवाइज्ड. देखो जी, वो कहता है सर व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर एज पर SA 700. SA 700 के हिसाब से ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है? पॉइंट वो कहता है द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर एज पर SA 700 रिवाइज्ड इज फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर. पहला पॉइंट, टू फॉर्म एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द इवेल्युएशन ऑफ द कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम द ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन. कि सर ऑडिटर ने ऑडिट करते हुए ऑडिट प्रोसीजर्स लगाए, ऑडिट प्रोसीजर लगा के उसने ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करे, उन ऑडिट एविडेंसेस के बेसिस पर ऑडिटर का क्या ओपिनियन है, दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर.
दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर एज पर एसए 700। देखो एक ऑब्जेक्टिव तो हमने एसए 200 में पढ़ा था। एसए 200 में क्या पढ़ा था कि सर ऑडिटर को एक रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करनी है दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट अराइजिंग ड्यू टू फ्रॉड्स और एरर्स। उसके बाद ऑडिटर ये कंप्लाई करेगा कि दैट एंटिटी हैज बीन कंप्लाइड ऑल द लीगल रिक्वायरमेंट्स, और ऑडिटर ने अपनी जो भी फाइंडिंग्स वगैरह थी उनको प्रॉपरली रिपोर्ट किया है एज पर द एप्लीकेबल स्टैंडर्ड्स। ये ऐसे 200 का ऑब्जेक्टिव था। लेकिन ऐसे 700 का ऑब्जेक्टिव क्या है? ऐसे 700 का ऑब्जेक्टिव है कि सर ऑडिटर को एक ओपिनियन देना है जो भी उसने ऑडिट करते समय एविडेंसेस को ऑब्टेन किया है। क्योंकि सर ऑडिट करे, प्लानिंग करके प्रोसीजर्स लगाए, प्रोसीजर्स ड्रॉ करे, प्रोसीजर करके लगा के एविडेंसेस कलेक्ट करे, एविडेंस लगा के ओपिनियन देना है एज पर ऐसे 700। एंड टू एक्सप्रेस क्लियरली दैट ओपिनियन थ्रू अ रिटन रिपोर्ट, कि सर ऑडिटर को जो अपना ओपिनियन जो उसने ड्रॉ करा है वो एक रिटन रिपोर्ट के थ्रू होना चाहिए, वर्बली नहीं चलेगा। ऑडिटर रिपोर्ट मस्ट बी इन रिटन फॉर्मेट, लिखित होनी चाहिए। ठीक, लिखित होगी, साइंड होगी, सारे कंटेंट्स लिखे जाएंगे, प्रॉपर प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट के हिसाब से बनाई जाएगी। वो अभी हम इसी चैप्टर में स्टडी कर लेंगे। उसके बाद द ऑडिटर शैल फॉर्म an opinion on whether the financial statements are prepared in all material aspects in accordance with the applicable FRF, कि सर क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सारी मटेरियल चीजों को कवर करती है या नहीं करती एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ, कि वेदर ऑल मटेरियल एस्पेक्ट्स हैव बीन कवर्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और नॉट एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ। दिस इज आल्सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर एज पर एसए 700। ठीक, आगे देखो, वो कहता है टू फॉर्म ओपिनियन ऑडिटर टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस। अब देखो सर ओपिनियन ड्रॉ करने के लिए ऑडिटर को रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करनी है। क्या कहता है? इन ऑर्डर टू फॉर्म द ओपिनियन द ऑडिटर शैल कंक्लूड as to whether the auditor has obtained reasonable assurance about whether the financial statement as a whole are free from material misstatement whether due to fraud or error। याद हो तो सर ये ऐसे 200 का भी ऑब्जेक्टिव था। ऐसे 200 में भी सर यही ऑब्जेक्टिव था कि सर ऑडिटर को रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करनी है। सेम ऑब्जेक्टिव ऐसे 700 में भी है कि सर ओपिनियन बनाने के लिए ऑडिटर एक रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करेगा मैनेजमेंट से दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट अराइजिंग ड्यू टू फ्रॉड्स और एरर्स। सर रीजनेबल एश्योरेंस क्यों? बिकॉज ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशन। अगेन ऐसे 200 में हमने पढ़ा था देयर आर सम इनहेरेंट लिमिटेशंस टू ऑडिट। इनहेरेंट लिमिटेशंस में क्या होता है कि सर ऑडिटर कैन नेवर ऑब्टेन एब्सोल्यूट एश्योरेंस। क्यों? क्योंकि सर ऑडिटर जो काम करता है वो 100% नहीं कर पाता सर, ड्यू टू सम फैक्टर्स, ड्यू टू सम कंस्ट्रेंट्स। तो ऑडिटर क्या करता है? अपनी स्किल्स, अपनी प्रोफेशनल स्किल्स, प्रोफेशनल जजमेंट लगाकर जो काम करता है वो एक सैंपल बेसिस पे ड्रॉ करता है, सैंपल बेसिस पे करता है। इस वजह से कुछ ना कुछ रिस्क ऑडिट में प्रेजेंट होता ही होता है, इसलिए वो रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करता है। लेकिन हाँ, रीजनेबल एश्योरेंस ऐसी ऑब्टेन कर लेगा दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। लेकिन वो गारंटी नहीं देता कि सर सब कुछ ठीक है, वो एक रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन कर लेगा। ठीक, वो कहता है दैट कंक्लूजन शैल टेक इनटू अकाउंट वेदर सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस हैज बीन ऑब्टेन्ड, वेदर अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स आर मटेरियल इंडिविजुअली और इन एग्रीगेट एंड द इवैल्यूएशंस देयरऑफ। कि सर अगर मैं इसका कंक्लूजन निकालूं तो कंक्लूजन क्या है कि वेदर द सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस हैव बीन ऑब्टेन्ड। मैंने बताया था आपको सर, याद हो तो ऑडिट एविडेंस पढ़ते हुए कि आपको खाली ऑडिट एविडेंस नहीं यूज करना, यू हैव टू यूज द वर्ड सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। क्योंकि सर जो ऑडिट एविडेंस होता है वो सफिशिएंट भी होना चाहिए, एप्रोप्रिएट भी होना चाहिए। कुछ भी डॉक्यूमेंट इकट्ठा करना इज नॉट अ ऑडिट एविडेंस। वो सर रेलेवेंट होना चाहिए, वो एप्रोप्रिएट होना चाहिए, तब वो काम का है। उसके बाद वेदर अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स आर मटेरियल, कि सर जो भी मिसस्टेटमेंट्स अनकरेक्टेड है, जो ऑडिटर नहीं ढूंढ पा रहा है या नहीं अपना आइडेंटिफाई कर पाया, तो कहीं वो मटेरियल तो नहीं है, वेदर इंडिविजुअली और इन एग्रीगेट, और द इवैल्यूएशंस देयरऑफ, कि उनकी इवैल्यूएशंस वगैरह भी करके चलना है। ठीक, उसके बाद इवैल्यूएशंस बाय द ऑडिटर, इवैल्यूएशंस बाय द ऑडिटर, वो कहता है द ऑडिटर shall evaluate whether the financial statements are prepared in accordance with the requirement of applicable FRF। कि सर ऑडिटर को क्या क्या चीजें चेक करनी है कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एप्लीकेबल FRF से बनी है नहीं बनी। उसके बाद दिस इवैल्यूएशन शैल इंक्लूड कंसिडरेशन ऑफ द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द एंटिटीज अकाउंटिंग प्रैक्टिस इंक्लूडिंग इंडिकेटर्स ऑफ
पॉसिबल बायस इन द मैनेजमेंट जजमेंट। यहां पर सर ऑडिटर चेक करेगा कि सर एंटिटी की अकाउंटिंग प्रैक्टिस क्या है, कहीं किसी प्रैक्टिस में कोई बायसनेस इन्वॉल्व तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं सर एंटिटी किसी प्रैक्टिस से कोई ऐसी अकाउंटिंग प्रैक्टिस बना ली है जिससे अनड्यू प्रॉफिट कमा जाए। तो उन सब फैक्टर्स को रिमूव करेगा या इवेल्युएट करके चलेगा ऑडिटर। क्या क्या क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स हैं इन द एंटिटीज अकाउंटिंग प्रैक्टिस, ये सब आपको देखना है एक बार। वो कहता है मैनेजमेंट मेक्स अ नंबर ऑफ जजमेंट अबाउट द अमाउंट एंड डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आप सबको पता है सर अकाउंटिंग में हमें कई सारे एस्टिमेट्स बना के चलने पड़ते हैं, जैसे डेप्रीसिएशन, depreciation का रेज is an estimate of the management, useful life of the asset is an estimate of the management, scrap value is an estimate of the management, provision for bad debts ये भी एस्टिमेट होता है। मतलब बहुत सारे जजमेंट्स और बहुत सारे एस्टिमेट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो ऑडिटर ये चेक करेगा कि सर क्या वो जजमेंट्स, क्या वो एस्टिमेट्स रीजनेबल है या नहीं, उल्टे सीधे एस्टिमेट्स जजमेंट्स तो नहीं बनाए जा रहे। दूसरा, ऐसे 260 कंटेन्स डिस्कशन ऑफ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द अकाउंटिंग प्रैक्टिस। ऐसे 260 होता है, वो आपके कोर्स में नहीं है वैसे। ऐसे 260 में होता है कम्युनिकेशन विद दोज चार्ज विद गवर्नेंस, कि सर अगर ऑडिटर को लगता है कि कोई ऐसा क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है, कोई ऐसी अकाउंटिंग प्रैक्टिस है जो ठीक नहीं है, तो ऑडिटर नीड टू डिस्कस दैट प्रैक्टिस विद दोज चार्ज विद गवर्नेंस। मैं नाम लिखवा देता हूं, ऐसे 260 कम्युनिकेटिंग विद दोज चार्ज विद गवर्नर, TCWG के साथ कम्युनिकेट करके चलना। वो आपके अभी कोर्स में इन्होंने हटा दिया है, पहले हुआ करता था, हटा दिया स्टैंडर्ड। उसके बाद in considering the qualitative aspects of the entity's accounting practice, the auditor may become aware of possible bias in the management judgment. The auditor may conclude that lack of neutrality together with uncorrected misstatement causes financial statements to be materially misstated. Indicators of lack of neutrality include the following. वो क्या कहता है? वो कहता है सर क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस में पर्सनल बायस इन्वॉल्व हो सकती है। भाई मैनेजमेंट अपने हिसाब से एस्टीमेट बना सकती है, तो ऑडिटर, देखो मैनेजमेंट ने एस्टीमेट बनाए, ऑडिटर उस पर क्वेश्चनिंग ज्यादा नहीं कर सकता, क्योंकि सर मैनेजमेंट एस्टीमेट्स बना सकती है, उसमें कोई मनाही नहीं है। लेकिन ऑडिटर ये चेक करेगा कि जो मैनेजमेंट ने एस्टीमेट बनाए हैं प्लस जो अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स हैं, कहीं दोनों चीजें मिलकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मटेरियली मिसस्टेट तो नहीं कर देंगी। अगर ऐसा है तो सर ये क्वेश्चन वाला एरिया है, ये रिपोर्टिंग वाला एरिया है, यहां पर रिपोर्ट करी जाएगी। तो वो ये कहता है कि सर मैनेजमेंट एस्टिमेट्स बना सकती है, जजमेंट बना सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिसेस बना सकती है, लेकिन न्यूट्रलिटी होनी चाहिए। अगर लैक ऑफ न्यूट्रलिटी को मैं अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स के साथ जोड़ दूं, कहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिसस्टेटेड तो नहीं हो रही। मतलब फॉर्मूला क्या बन रहा है? लैक ऑफ न्यूट्रलिटी प्लस अनकरेक्टेड misstatement is equal to financial statement being materially misstated। सर अगर ऐसा ये फॉर्मूला सेटिस्फाई हो रहा है तो उस केस में क्या होगा सर? ऑडिटर नीड टू रिपोर्ट दैट थिंग, उसको अपना ओपिनियन इस पे ऊपर देना पड़ेगा। क्या है पॉइंट कि सर लैक ऑफ न्यूट्रलिटी, मतलब मैनेजमेंट ने बायस होकर थोड़ा सा प्रैक्टिसेस बना ली, प्लस अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट इज इक्वल टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियल मिसस्टेटेड। सर अगर मान लो मैनेजमेंट ने अपने हिसाब से प्रैक्टिस बना ली और जो अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स थी उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, तो सर कोई दिक्कत नहीं है, वो प्रैक्टिस चलती रहेगी। लेकिन अगर प्रैक्टिस ऐसी बना ली है जिससे सर मटेरियली मिसस्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके मटेरियली मिसस्टेट हो रही है, तो वो प्रैक्टिस गलत है। अब बात क्या आता है सर, ऑडिटर को कैसे पता लगेगा कि सर जो प्रैक्टिस बनाई जा रही है वो लैक ऑफ न्यूट्रलिटी से कवर्ड है, मतलब वो उसमें बायसनेस है। जैसे कि सेलेक्टिव करेक्शन ऑफ मिसस्टेटमेंट ब्रॉट टू द मैनेजमेंट अटेंशन ड्यूरिंग द ऑडिट। एग्जांपल दे रखा है इसका, करेक्शन मिसस्टेटमेंट with the effect of increasing reported earnings but not correcting misstatement that had effect of decrease in reporting earnings। वो कह रहा है सर मैनेजमेंट जहां जहां भी अर्निंग्स बढ़ाने की बात आती है उस चीज को तो ठीक कर लेती है, और जहां जहां भी अर्निंग्स रिड्यूस करने की मिसस्टेटमेंट आती है उसको ठीक नहीं करती है। तो यानी कि बायसनेस इन्वॉल्व है, मतलब मैनेजमेंट चाहती है कि जितना ज्यादा प्रॉफिट हो उतना ज्यादा फायदा होगा, ऑब्वियसली सर शेयर प्राइस बढ़ेगा। उसके बाद
द कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल डेफिशिएंसी affecting the same significant account or disclosure could amount to significant deficiency. This evaluation require judgment and involve of audit executives. वो कह रहा है सर कई सारी डेफिशिएंसियां अगर इकट्ठे इन्वॉल्व कर दी जाएं जिसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी आ जाती है तो हर एक डेफिशिएंसी आपकी इंपॉर्टेंट हो जाएगी. उसके बाद पॉसिबल मैनेजमेंट बायस इन मेकिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट्स. उसके बाद और कौन कौन सी सर अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस होती हैं जैसे कि एसेट 540 में 540 एड्रेस पॉसिबल मैनेजमेंट बाइंग इन मेकिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट. एक ऐसे 540 होता है फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के ऊपर, फेयर वैल्यू एंड अकाउंटिंग एस्टिमेट्स रिलेटेड कि सर जो मैनेजमेंट होती है वो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को यूज कर सकती है फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. तो उसके ऊपर ऐसे 540 लगाया जाता है. वो कह रहा है इंडिकेटर्स ऑफ पॉसिबल मैनेजमेंट बायस डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट मिस स्टेटमेंट फॉर द पर्पस ऑफ ड्राइंग कंक्लूजन ऑन द रीजनेबलनेस ऑफ द इंडिविजुअल अकाउंटिंग एस्टिमेट. दे मे अफेक्ट द ऑडिटर्स इवैल्यूएशन वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट. ठीक, तो ये था सर इवैल्यूएशन बाय द ऑडिटर. अब आता है स्पेसिफिक इवैल्यूएशन बाय द ऑडिटर, यानी कि ये कह सकते हो आप ये स्पेसिफिक एरियाज हैं जहां पर ऑडिटर को ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा. कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं? इन पर्टिकुलर द ऑडिटर शैल इवेल्युएट वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एडिक्वेटली डिस्क्लोज द सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्टेड एंड अप्लाइड. कि सर जो मैनेजमेंट ने अकाउंटिंग पॉलिसीज को सेलेक्ट किया है और अप्लाई किया है क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसका एप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर है या नहीं, ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है. दीज आर द स्पेसिफिक इवैल्यूएशन बाय द ऑडिटर. कि सर ऑडिटर को इन चीजों के बारे में तो स्पेसिफिकली ध्यान रखना पड़ेगा, स्पेसिफिकली देखकर चलना पड़ेगा. उसके बाद the accounting policies selected and applied are consistent with the applicable FRF and are appropriate. कि सर जो भी मैनेजमेंट ने अकाउंटिंग पॉलिसी बनाई है क्या वो हमारे FRF से मिलती जुलती है या नहीं, उसके हिसाब से अप्रोप्रिएट है या नहीं. उसके बाद जो अकाउंटिंग एस्टिमेट मैनेजमेंट ने बनाए हैं क्या वो रीजनेबल है या नहीं. The information presented in the financial statement is relevant, reliable, comparable and understandable. कि सर जो भी इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंट करी जा रही है क्या वो इंफॉर्मेशन रिलायबल है, क्या वो इंफॉर्मेशन रेलेवेंट है, क्या वो इंफॉर्मेशन कंपेरेबल है, क्या वो इंफॉर्मेशन अंडरस्टैंडेबल है. The financial statements provide adequate disclosure to enable the intended user to understand the effect of material transactions and the events on information conveyed in the financial statement. वो कह रहा है कि सर क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉपर डिस्क्लोजर दिए जा रहे हैं या नहीं दिए जा रहे, सो दैट हर एक मटेरियल ट्रांजेक्शन का इफेक्ट कंसिडर किया जा सके. भाई यूजर को तो ये चाहिए ना कि सारी इंफॉर्मेशन प्रॉपरली कम्युनिकेट कर दिए जाए सो दैट हर एक मटेरियल ट्रांजेक्शन का इफेक्ट कंसिडर किया जा सके. तो क्या उस हिसाब से प्रॉपर डिस्क्लोजर मैनेजमेंट दे रही है या नहीं दे रही. उसके बाद द टर्मिनोलॉजी यूज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग द टाइटल ऑफ ईच फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज एप्रोप्रिएट. कि सर जो टर्म्स यूज करी जा रही हैं क्या वो टर्म्स एप्रोप्रिएट है या नहीं है. वो कहता है इफ एन अमाउंट और डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अंडर ग्रेटर स्क्रूटनी बाय द यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट देन अ स्मॉलर मिस स्टेटमेंट मे बी कंसिडर्ड मोर सिग्निफिकेंट. भाई अगर मान लो यूजर किसी भी पर्टिकुलर अमाउंट को पकड़ के बैठ गया, किसी भी पर्टिकुलर डिस्क्लोजर को पकड़ के बैठ गया तो सर उस आइटम से रिलेटेड हर छोटी छोटी चीज रेलेवेंट हो जाती है. A misstatement may be objectively determinable or may involve degree of subjectivity through estimate and allocation and uncertainty. ठीक, हालांकि आपको ये याद रखना है सर स्पेसिफिक इवैल्यूएशंस क्या होती हैं, ये आपके पास क्वेश्चन आ सकता है. ऊपर पॉसिबल इवैल्यूएशंस में भी आ सकता है लेकिन स्पेसिफिक इवैल्यूएशन आपके लिए थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है. ठीक, आओ जी अब आता है फॉर्म ऑफ ओपिनियन. सर ओपिनियन कितने तरीके के होते हैं, ओपिनियन कितने तरीके के होते हैं. वो कहता है सर दो तरीके का ओपिनियन होता है, एक होता है अनमॉडिफाइड ओपिनियन और एक होता है मॉडिफाइड ओपिनियन. अभी मैं बात कर रहा हूं ओपिनियन की, रिपोर्ट की बात नहीं कर रहा, रिपोर्ट उसके अंदर आएगी. जैसे मॉडिफाइड में आएगी सर क्वालिफाइड रिपोर्ट, एडवर्स रिपोर्ट, डिस्क्लेमर, ये सब मॉडिफाइड के पार्ट है. लेकिन अभी मैं ओपिनियन की बात कर रहा हूं कि सर फॉर्मिंग एन ओपिनियन, हम ऐसे 700 पढ़ रहे हैं कि सर ऑडिटर को अपना ओपिनियन फॉर्म करना है. उसके लिए पता होना चाहिए सर ओपिनियन कितने तरीके के हैं. ओपिनियन दो तरीके के हैं, एक होता है मॉडिफाइड ओपिनियन और एक होता है अनमॉडिफाइड ओपिनियन. मॉडिफाइड
अनमॉडिफाइड ओपिनियन क्या होता है? वो कहता है द ऑडिटर शैल एक्सप्रेस एन अनमॉडिफाइड ओपिनियन व्हेन द ऑडिटर कंक्लूड्स दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल एस्पेक्ट्स इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल एफआरएफ। कि सर ऑडिटर अपना मॉडिफाइड अनमॉडिफाइड ओपिनियन कब देगा? अनमॉडिफाइड मतलब ठीक, करेक्ट। अनमॉडिफाइड ओपिनियन कब देगा? जब ऑडिटर को लगता है कि सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल एस्पेक्ट्स एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ। वो कह रहा है सर मटेरियल चीजों पे ध्यान दिया जा रहा है, इमटेरियल चीजों को इग्नोर करो। मटेरियलिटी के हिसाब से क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एप्लीकेबल एफआरएफ के हिसाब से बनाई गई हैं या नहीं बनाई गई। मॉडिफाइड ओपिनियन कब देगा? वो कहता है इफ द ऑडिटर कंक्लूड्स दैट बेस्ड ऑन द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर नॉट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। बी, या फिर is unable to obtain sufficient appropriate audit evidence to conclude that financial statement as a whole are free from material misstatement। वो कहता है सर अगर ऑडिटर को लगता है ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करके दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल आर नॉट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, कि सर ओवरऑल जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसमें कुछ गड़बड़ी है, उसमें कुछ दिक्कत है, तो सर मॉडिफाइड ओपिनियन दे दिया जाता है। ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात कर रहा हूं मैं, किसकी बात कर रहा हूं? ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। छोटी छोटी आइटम में दिक्कत है उसके लिए अलग एरिया है। या फिर अगर ऑडिटर को लगता है कि सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मटेरियली मिसस्टेटमेंट से फ्री बोलने के लिए जो ऑडिट एविडेंस की रिक्वायरमेंट थी वो ऑडिट एविडेंस ऑडिटर को नहीं मिले, दैट ऑडिटर इज अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस टू कंक्लूड दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। इस केस में ऑडिटर क्या करेगा? द ऑडिटर शैल मॉडिफाई द ओपिनियन इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट इन अकॉर्डेंस विद एसए 705। ठीक, ये हो गया आपका फॉर्म ऑफ ओपिनियन। क्या देखा सर हमने? फॉर्म ऑफ ओपिनियन दो तरीके का, एक होता है अनमॉडिफाइड ओपिनियन, एक होता है मॉडिफाइड ओपिनियन। अनमॉडिफाइड ओपिनियन ऑडिटर कब देगा? अनमॉडिफाइड ओपिनियन ऑडिटर तब देगा अगर ऑडिटर को लगता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन ऑल मटेरियल एस्पेक्ट्स हैज बीन प्रिपेयर्ड एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ। मॉडिफाइड ओपिनियन कब देगा? जब ऑडिटर कंक्लूड्स करता है, इफ ऑडिटर कंक्लूड्स दैट बेस्ड ऑन द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर नॉट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, या फिर ऑडिटर is unable to obtain sufficient appropriate audit evidence to conclude that financial statements are free from as a whole are free from material misstatement। उस केस में ऑडिटर अपना मॉडिफाई ओपिनियन को क्या करेगा? मॉडिफाई करेगा एज पर एसए 705 जो मॉडिफाइड ओपिनियन के ऊपर लगता है। ठीक, पॉइंट समझ में आया? फॉर्म ऑफ ओपिनियन। अगला आता है हमारे पास ऑडिटर का हथियार, टूल, दैट इज योर ऑडिटर्स रिपोर्ट। वो कहता था ऑडिटर्स रिपोर्ट शैल बी इन राइटिंग, राइटिंग में होनी चाहिए। अ रिटन रिपोर्ट एनकम्पासेस रिपोर्ट्स इशू इन हार्ड कॉपी एंड दोज यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक मीडियम। वो कह रहा है रिटन रिपोर्ट का मतलब क्या हुआ? हार्ड कॉपी में भी हो सकती है और इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्म में भी हो सकती है, पीडीएफ फॉर्म में भी हो सकती है, लेकिन रिटन होनी चाहिए, लिखित होनी चाहिए। वर्बली नहीं चलेगा, लिखित होनी चाहिए। वो कह रहा है दिस एसए 700 requires the use of specific headings which are intended to assist in making the auditor's report that refers to the audit and that have been conducted in accordance with SA more recognizable। वो कह रहा है सर SA 700 में ऑडिट रिपोर्ट का एक फॉर्मेट दिया जाता है जिसको ऑडिटर को फॉलो करके चलना पड़ेगा, सो दैट स्टैंडर्डाइज लगे हर चीज। ऐसा ना हो सर हर ऑडिटर अपनी अलग रिपोर्ट देता है, अलग फॉर्मेट है, नहीं सर। स्टैंडर्डाइज करने के लिए, एक स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए SA 700 में उसका हेड वाइज फॉर्मेट दे दिया गया। दिस इज आप वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट एरिया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। वो कहता है ऑडिटर्स रिपोर्ट फॉर ऑडिट्स कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। वो कह रहा है अगर आपने एसएज लगाकर, ध्यान से सुनना, अगर आपने स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग लगाकर ऑडिट किया है तो आपको ये रिपोर्ट का फॉर्मेट फॉलो करना पड़ेगा, चाहे कोई भी ऑडिट किया हो, चाहे कोई भी ऑडिट किया हो। अगर आप स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से ऐसे लगाकर ऑडिट कर रहे हो तो आपको ऑडिट रिपोर्ट का ये फॉर्मेट फॉलो करना पड़ेगा, चाहे कोई भी ऑडिट हो। और सर हर ऑडिट ऐसे लगाकर ही किया जाता है अगर वो ऑडिट चार्टर्ड अकाउंटेंट कर रहा है तो। जैसे टैक्स ऑडिट है, जीएसटी ऑडिट है, कंपनी ऑडिट है, किसी भी तरीके का ऑडिट है जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कर रहा है वो सर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से किया जाता है, तो ये फॉर्मेट फॉलो करना है। सर कॉस्ट ऑडिट
कॉस्ट ऑडिट में स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग नहीं लग रहे, वहां पर कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स लग रहे हैं, तो उसका फॉर्मेट सर सीएएस में लिखा हुआ है। हमें चार्टर्ड अकाउंटेंट वाले स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से जो ऑडिट रिपोर्ट हम तैयार कर रहे हैं, ऑडिट कर रहे हैं, उसके लिए हमें ये ऐसे 700 का फॉर्मेट फॉलो करना पड़ेगा। वो कहता है बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट आर गिवन बिलो। क्या क्या बेसिक एलिमेंट्स है? सबसे पहला एलिमेंट आपके सामने आता है टाइटल। सर टाइटल क्या दिया जाएगा? वो कहता है द ऑडिटर्स रिपोर्ट शैल हैव अ टाइटल दैट क्लियरली इंडिकेट्स दैट इट इज द रिपोर्ट ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर। क्योंकि सर ऑडिटर हमेशा क्या होता है? इंडिपेंडेंट पर्सन होता है, इसलिए हमेशा टाइटल क्या दिया जाता है? इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। डिस्टिंग्विश द इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट फ्रॉम रिपोर्ट्स इशूड बाय द ऑडिटर। कि सर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो ऑडिट कर रहा है वो अपनी रिपोर्ट के ऊपर हमेशा एक फॉर्मेट देता है, दैट इज योर इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, सो दैट ये क्लियरली स्टेट हो जाए कि ये ऑडिट जो किया जा रहा है वो एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर के द्वारा किया जा रहा है। और ये सर अभी चेंज हुए हैं, पहले नहीं होता था, पहले सिंपल ऑडिट रिपोर्ट वर्ड यूज होता था, लेकिन अब इन्होंने क्या करा? इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट इसके आगे नाम दे दिया। हालांकि मतलब अभी लेटेस्ट तो नहीं कह सकता, कई साल हो गए, ज्यादा नहीं हुए, लगभग हो गए होंगे इसके लिए 8-10 साल हो गए ये नाम चेंज हुआ है। पहले सिंपल ऑडिट रिपोर्ट यूज होता था वर्ड। अब बात आता है सर एड्रेसी। एड्रेसी मतलब किसको दी जा रही है, किसको कम्युनिकेट करी जा रही है? वो कहता है द ऑडिटर्स रिपोर्ट शैल बी एड्रेस्ड एज एप्रोप्रिएट बेस्ड ऑन द सर्कमस्टांस ऑफ द एंगेजमेंट। वो डिपेंड करता है सर आपका नेचर ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट क्या है, आपका ऑडिट एंगेजमेंट किस तरीके का है। वो कहता है लॉ रेगुलेशन और द टर्म्स ऑफ द एंगेजमेंट मे स्पेसिफाई टू हुम ऑडिट रिपोर्ट इज बीइंग एड्रेस। वो कह रहा है नेचर ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि सर आपकी ऑडिट रिपोर्ट किसको जा रही है। जैसे कंपनी ऑडिट की अगर मैं बात करूं कि भाई कंपनी लॉ के अंदर आप ऑडिट कर रहे हो, तो आपकी जो रिपोर्ट जाती है वो किसको जाती है? वो जाती है मेंबर्स को। तो एड्रेसी कौन हो गए? मेंबर्स हो गए कंपनी के। अगर मैं टैक्स ऑडिट की बात करूं तो सर टैक्स ऑडिट के केस में आपकी जो रिपोर्ट जाती है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जाती है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया। अगर मैं जीएसटी ऑडिट की बात करूं तो जो रिपोर्ट जाती है वो जाती है जीएसटी डिपार्टमेंट को, तो जीएसटी डिपार्टमेंट एड्रेस ही हो गया। अगर मैं कोई और ऑडिट की बात करूं, जैसे मैं किसी पार्टनरशिप फर्म की बात करूं तो सर पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स को जाती है। एलएलपी की बात करूं तो सर एलएलपी में भी पार्टनर्स को जाती है। अगर मैं सोल प्रोप्राइटर की बात करूं तो उसमें प्रोप्राइटर को जाती है। यानी कि जिस टाइप का आपका ऑडिट एंगेजमेंट है उसी टाइप का आपका एड्रेस ही होगा। वो डिपेंड करता है सर लॉ के ऊपर, रेगुलेशन के ऊपर, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट के ऊपर कि सर एड्रेस ही कौन रहेगा। द ऑडिट रिपोर्ट्स इज नॉर्मली एड्रेस टू दोज फ्रॉम whom the report is prepared. Report to those for whom the report is prepared. Often either to the shareholder or to TCWG of the entity whose financial statements are being audited. सर ये shareholders को भी हो सकती है, TCWG मतलब किसी को भी हो सकती है, लेकिन होगी किसको? सर जिसके लिए आप रिपोर्ट तैयार कर रहे हो, वो डिपेंड करता है आपके ऑडिट एंगेजमेंट के ऊपर। तो पहला हमने पॉइंट देखा टाइटल, दूसरा हमने देखा एड्रेस। आई थिंक 15 क्लॉजेज होते हैं। क्या 13 होते हैं, सॉरी 13 क्लॉजेज होते हैं, 13 एलिमेंट्स होते हैं। तो पहला एलिमेंट आ गया आपके पास टाइटल, एलिमेंट बाय एलिमेंट लर्न करना है आपको। पहला हो गया टाइटल और दूसरा हो गया आपके पास एड्रेसी। तीसरा जो पैराग्राफ आता है वो आता है ऑडिटर्स ओपिनियन। सर ऑडिटर का क्या ओपिनियन है? जो ऊपर हमने पढ़ा मॉडिफाइड ओपिनियन, अनमॉडिफाइड ओपिनियन। वो कहता है द फर्स्ट सेक्शन ऑफ द ऑडिटर रिपोर्ट शैल इंक्लूड ऑडिटर्स ओपिनियन एंड शैल हैव द हेडिंग ओपिनियन। उसके ऊपर लिखा जाता है ओपिनियन। द ओपिनियन सेक्शन ऑफ द ऑडिटर रिपोर्ट शैल ऑल्सो आइडेंटिफाई द एंटिटी हुज फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन ऑडिटेड। सर ओपिनियन के कुछ एलिमेंट्स है, सब एलिमेंट्स है कि सर ऑडिटर ओपिनियन वाले पैराग्राफ में क्या बताएगा कि कौन सी एंटिटी का बताएगा, सर कौन सी एंटिटी का ऑडिट हो रहा है। स्टेट दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन ऑडिटेड, ये बताएगा कि हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट किया है। आइडेंटिफाइड द टाइटल ऑफ ईच स्टेटमेंट कंप्राइजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो ये बताएगा सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन कौन सी आइटम्स, कौन कौन सी स्टेटमेंट्स का ऑडिट किया जा रहा है। उसके बाद रेफरेंस देगा, रेफर टू द नोट्स इंक्लूडिंग समरी ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी। ये भी बताएगा कि सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नोट्स हैं, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं। और स्पेसिफाइड द डेट और पीरियड कवर्ड बाय ईच फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्राइजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि सर ये भी बताएगा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसमें कौन सा पीरियड आपका कवर्ड है। ठीक, क्या बताएगा सर ऑडिटर्स ओपिनियन।
पैराग्राफ नंबर 3 या कह सकते हो फर्स्ट सेक्शन ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट इज योर ऑडिटर्स ओपिनियन। ऑडिटर ओपिनियन में क्या बताया जाएगा? उसमें बताया जाएगा सर ऑडिटर का ओपिनियन, हेडिंग दी जाएगी उसकी ओपिनियन, वो बताएगा सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन सी, किस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट कर रहे हो उसको आइडेंटिफाई करो, किन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट कर रहे हो उसको आइडेंटिफाई करो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आइटम्स आपकी हैं, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट आती है, पीएनएल आती है, और आपका क्या कहते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट्स आती है, नोट्स टू अकाउंट्स और सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी है उसके बारे में भी बताओ, और जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पीरियड है वो पीरियड भी आपको बताना पड़ेगा। एक एग्जांपल के तौर पे दे रखा है अनमॉडिफाइड ओपिनियन, जैसे कि वो बता रहे हैं द ऑडिटर शैल एक्सप्रेस अनमॉडिफाइड ओपिनियन व्हेन एक्सप्रेसिंग एन अनमॉडिफाइड ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स the auditor shall unless otherwise required by law or regulation use one of the phrase which are regarded as being equivalent। वो कह रहा है इस तरीके से कुछ लैंग्वेज यूज कर सकता है, इन आवर ओपिनियन द accompanying financial statement present fairly in all the material aspects in accordance with the applicable FRF, या फिर वो यूज कर सकता है इन आवर ओपिनियन द accompanying financial statement give a true and fair view of the state of affairs of the company as per the applicable FRF, present fairly in all material aspects or give a true and fair view। The phrase present fairly on all or give a review are regarded as being equivalent। भाई या तो ये वर्ड यूज कर सकता है present fairly in all material aspects, या ये यूज कर सकता है give true and fair view। और जहां पर अनमॉडिफाइड ओपिनियन होगा वहां पर ऑडिटर क्या देगा, इट इज नॉट अप्रोप्रिएट टू यूज द फ्रेज with the foregoing explanation or subject to in relation to the opinion as suggest a conditional opinion or weakening or modification of opinion। क्या कहता है, when the auditor express an unmodified opinion it is not appropriate to use the phrase such as with the foregoing explanation और subject to। भाई ऐसे टर्म नहीं यूज कर सकते आप, with the foregoing explanation या subject to ऐसे वर्ड नहीं यूज कर सकते। आपको अनमॉडिफाइड के लिए ऐसे 705 जो कह रहा है ना उस लैंग्वेज को फॉलो करना पड़ेगा। आओ जी अब मैं आपको प्रैक्टिकली एक ऑडिट रिपोर्ट दिखाता हूं। रिलायंस की देख लेते हैं सर, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड एनुअल रिपोर्ट 2019-20। इसी से मैंने आपको एक बार वो करवाया था, क्या बताया था, ज्वाइंट ऑडिट का कुछ बताया था। मैं इसको डाउनलोड ही कर लेता हूँ एक बार। नहीं डाउनलोड में दिक्कत आएगी। हाँ जी चलो, तो हमने क्या देखा सर, पहला जो क्लॉज है दैट इज योर टाइटल, दूसरा आएगा एड्रेसी, तीसरा आएगा आपका, हाँ जी तीसरा आएगा आपका ऑडिटर्स ओपिनियन। ऑडिटर ओपिनियन में ऑडिटर क्या क्या बताएगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है सर। ओपिनियन हेडिंग रहेगी, जो एंटिटी के बारे में बताओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बताओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या एलिमेंट्स को आपने ऑडिट किया वो बताओ, उसमें नोट्स वगैरह है, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी है वो सब बताओ, और जो पीरियड आपने कवर किया वो बताओ। अगर अनमॉडिफाइड ओपिनियन है तो आपको कुछ इस तरीके की लैंग्वेज यूज करनी है, दैट इन आवर ओपिनियन द अकम्पनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू वगैरह वगैरह करके यूज करोगे। और अनमॉडिफाइड के केस में आप सब्जेक्ट टू वर्ड विद द फॉलोइंग एक्सप्लेनेशन ऐसे वर्ड यूज नहीं कर सकते, आपको ऐसे 705 को फॉलो करना पड़ेगा। चलो मैंने डाउनलोड कर लिया है, अब मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एनुअल रिपोर्ट, ऑडिटर्स रिपोर्ट, ये सब क्या होता है, ये सब पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है सर। दिस ऑल आर द पब्लिक डॉक्यूमेंट्स।
ढूंढना भी आसान है सर, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट डालोगे अपने आप मिल जाएगा। यार इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, बोर्ड रिपोर्ट आ गया, ये आ गई सर, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। पढ़ो जी, इंडिपेंडेंट सर देखना क्या सारी चीजें पूरी हो रही हैं। देखो सबसे पहले ये आ गया आपका क्या, दिस इज योर टाइटल, ये आपका क्या आ गया, टाइटल आ गया इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट। ये एड्रेस ही आ गया क्या, टू द मेंबर्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड रिपोर्ट ऑन द ऑडिट ऑफ स्टैंड अलोन, ये एडिशन है, आप देना चाहो दे सकते हो, दिस इज योर एड्रेस ही। और ये आपका थर्ड पैराग्राफ आ गया ओपिनियन पैराग्राफ, वो कह रहा है ना ओपिनियन वर्ड होना चाहिए, तो ओपिनियन आपने हेडिंग दे दिया। अब लैंग्वेज पढ़ो, क्या सारी चीजें जो मैंने बताई वो कवर होती हैं। वो कहता है वी हैव ऑडिटेड द अकम्पनिंग, दिख रहा है जी, थोड़ा बड़ा कर दूं, ये देखो जी, ओपिनियन पैराग्राफ स्टडी करो। वी हैव ऑडिटेड द accompanying standalone financial statement of Reliance Industry Limited which includes joint operations which comprise, क्या देख पहले उसने कंपनी का नाम बता दिया, आइडेंटिफाई कर दिया कंपनी को, एंटिटी को, उसमें क्या क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो बता दिया, विच कंप्राइज बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 20, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल इंक्लूडिंग स्टेटमेंट ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ये ओसीआई बनती है इंड एस के केस में, और रिलायंस पे इंड एस लगते हैं, इसलिए ये भी आपने इंड एस नहीं पढ़े तो आपको अजीब सी लगेगी, सिंपल समझ लो पीएनएल अकाउंट बोला उसने, कैश फ्लो स्टेटमेंट बोला और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर then ended and notes on significant accounting policies including summary of significant accounting policies and other explanatory information। वो सारे पॉइंट आ गए यहां पर, वो सारा पॉइंट आ गया। अब देखो सर इसका ओपिनियन कैसा है, मॉडिफाइड है या अनमॉडिफाइड है। वो कहता है इन आवर ओपिनियन टू द बेस्ट ऑफ आवर इंफॉर्मेशन एंड अकॉर्डिंग टू द एक्सप्लेनेशन गिवन टू अस द अफोरसेट standalone financial statement give information required by the Companies Act 2013 amended the act in manners so required give a true and fair view in conformity with the accounting principle generally accepted in India। बता दिया सर इसने क्या है, ये है अनमॉडिफाइड ओपिनियन। क्या मैं ऐसे क्या बोल सकता हूं, अनमॉडिफाइड ओपिनियन। क्यों, क्योंकि इसने क्या बोला, इसने बोला कि सर ट्रू एंड फेयर पिक्चर शो कर रही है। लैंग्वेज उधर क्या थी, अभी उधर पे आता हूं, इंक्लूडिंग अदर कॉम्प्लिकेशन, ये सब चीजें इसने बता दी। ये आपका ओपिनियन पैराग्राफ हो गया, समझ में आया सर, थर्ड ओपिनियन पैराग्राफ। अभी इसको कंटिन्यू रखेंगे, मैं इससे आपको समझाता रहूंगा। देखो जी, तो क्या था अनमॉडिफाइड ओपिनियन में हमने देखा था कि भाई या तो ये बता दो प्रेजेंटली फेयरली इन मटेरियल एस्पेक्ट्स या गिवन ट्रू एंड फेयर व्यू, ये भी दे सकते हो। तो उसने रिलायंस के ऑडिटर्स ने ये पॉइंट दिया। आगे देखो, क्लियर है ऑडिटर्स ओपिनियन। फोर्थ आता है बेसिस फॉर ओपिनियन। बेसिस फॉर ओपिनियन, बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ नंबर 4 क्या कहता है, वो कहता है द ऑडिटर्स रिपोर्ट शैल इंक्लूड अ सेक्शन डायरेक्टली फॉलोइंग द ओपिनियन सेक्शन विद द हेड बेसिस फॉर ओपिनियन। वो कह रहा है ओपिनियन के जस्ट नीचे ऑडिटर को एक हेड देना पड़ेगा, दैट इज बेसिस फॉर ओपिनियन, कि सर ऑडिटर का जो ओपिनियन है वो किसके ऊपर बेस्ड है, किसके ऊपर बेस्ड है। इसमें क्या पॉइंट देगा, दैट स्टेट्स दैट ऑडिट वाज कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, ये बताएगा। उसके बाद रेफर टू द सेक्शन ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट दैट डिस्क्राइब ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर ऐसे, कि सर ऑडिटर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
include a statement that auditor is independent of the entity in accordance with the relevant ethical requirements relating to the audit and he has fulfilled auditors other ethical responsibility in accordance with these requirement कि भाई वो independent person है, वो सारी ethical requirements को fulfill करके चलता है. And state whether auditor believes that audit evidence the auditor has obtained is sufficient appropriate to provide basis for auditor's opinion. वो बताएगा कि सर क्या नाम है अपना, जो भी ऑडिटर ने अपना ओपिनियन दिया है वो बेस्ड है किसके ऊपर सर, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस के ऊपर. आओ जी अब रिलायंस की रिपोर्ट में बेसिस फॉर ओपिनियन चेक करते हैं. देखो जी ये आ गया आपका बेसिस फॉर ओपिनियन. देखो जी बेसिस फॉर ओपिनियन रीड करें एक बार. देखो जी कि ऑडिटर का ओपिनियन किस पे बेस्ड है, बेसिस फॉर द ओपिनियन. वी कंडक्टेड आवर ऑडिटेड ऑन द स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एज स्पेसिफाइड अंडर 143(10) ऑफ द एक्ट. ठीक. Our responsibility under those standards are further described as auditor's responsibility for the audit of standalone financial statement section of our audit. भाई रेफरेंस देनी है कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां लिखी है, तो उसने रेफरेंस दे दी कि भाई साहब हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इसी रिपोर्ट में ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी के पैराग्राफ में लिखी हुई है. उसके बाद वी आर इंडिपेंडेंट ऑफ द कंपनी, बता दिया सर हम इंडिपेंडेंट है इन अकॉर्डेंस विद द कोड ऑफ एथिक्स इशूड बाय आईसीएआई. फाइनल लेवल पे पढ़ोगे आप सर कोड ऑफ एथिक्स, together with the ethical requirements that are relevant to our audit in the financial statements under the provision of the act. कि सर 143 141(3) की डिस्क्वालिफिकेशन में भी हम कवर नहीं होते. we have fulfilled our ethical responsibility in accordance with these requirements under the code of ethics. We believe that audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide basis for our audit opinion on the standalone financial statements. ठीक सर समझ में आया basis for opinion paragraph. अगला आ जाओ. अगला आता है सर गोइंग कंसर्न. गोइंग कंसर्न वेयर एप्लीकेबल द ऑडिटर शैल रिपोर्ट इन अकॉर्डेंस विद एसए 570 गोइंग कंसर्न. वो कहता है कि सर अगर किसी कंपनी की गोइंग कंसर्न पे बात आ जाती है तो वो बेसिस फॉर ओपिनियन के नीचे गोइंग कंसर्न के नाम का भी एक पैराग्राफ बना देगा. जैसे होता है ना कई बार कंपनी ठीक तरीके से ऑपरेट नहीं कर रही है, लॉसेस में जा रही है, उसकी गोइंग कंसर्न के ऊपर बात आ गई है, तो सर गोइंग कंसर्न के ऊपर ऑडिटर अलग से रिपोर्टिंग करके चलेगा एज पर एसए 570. याद है सर पढ़ा था एसए 570 गोइंग कंसर्न के ऊपर, तो उसके हिसाब से रिपोर्टिंग करके चलेगा. हालांकि रिलायंस की ऑडिट रिपोर्ट में ऐसा पैराग्राफ नहीं है क्योंकि सर रिलायंस की गोइंग कंसर्न अफेक्टेड नहीं है, वैसे भी सर वो तो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है. अगला जो एरिया आता है दैट इज योर की ऑडिट मैटर्स. की ऑडिट मैटर्स. की ऑडिट मैटर्स वो कहता है फॉर ऑडिट्स ऑफ कंप्लीट सेट्स ऑफ जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ लिस्टेड एंटिटीज द ऑडिटर शैल कम्युनिकेट की ऑडिट मैटर्स इन ऑडिटर्स रिपोर्ट इन अकॉर्डेंस विद एसए 701. देखो खासकर किसके ऊपर लगता है, ये लिस्टेड एंटिटीज के ऊपर लगता है. ये पैराग्राफ की ऑडिट मैटर्स का पैराग्राफ लिस्टेड एंटिटीज के ऊपर लगता है. क्या कहता है, ये नया एडिशन है सर, पहले नहीं होता था ये. वो कहता है फॉर ऑडिट ऑफ कंप्लीट सेट्स ऑफ जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ लिस्टेड एंटिटीज द ऑडिटर शैल कम्युनिकेट की ऑडिट मैटर्स इन ऑडिटर्स रिपोर्ट इन अकॉर्डेंस विद एसए 701. पढ़ेंगे सर हम क्या होते हैं की ऑडिट मैटर्स. वो कहता है व्हेन द ऑडिटर इज अदरवाइज रिक्वायर्ड बाय लॉ और रेगुलेशन और डिसाइड्स टू कम्युनिकेट की ऑडिट मैटर्स इन द ऑडिट रिपोर्ट द ऑडिटर शैल डू सो इन अकॉर्डेंस विद एसए 701. वो कह रहा है लिस्टेड पे तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन अगर ऑडिटर चाहे तो अपनी मर्जी से भी किसी भी एंटिटी के ऊपर ऐसे 701 लगाकर की ऑडिट मैटर्स को कम्युनिकेट कर सकता है अपनी मर्जी से भी, और अगर किसी लॉ में बोला है तो सर लॉ के हिसाब से भी कर सकता है. वो कहता है लॉ और रेगुलेशन में रिक्वायर कम्युनिकेशन ऑफ की ऑडिट मैटर्स फॉर ऑडिट्स ऑफ एंटिटीज अदर देन लिस्टेड एंटिटी. वो कह रहा है किसी स्पेसिफिक लॉ में भी लिखा हो सकता है, जैसे बैंकिंग लॉ में लिखा हो सकता है, इंश्योरेंस लॉ में लिखा हो सकता है. वो कह रहा है किसी रिस्पेक्टिव लॉ के अंदर भी लिखा हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू की ऑडिट मैटर्स. वो कहता है एंटिटी कैरेक्टराइज्ड इन सच लॉ और रेगुलेशन एज पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज. द ऑडिटर में ऑल्सो डिसाइड
to communicate key audit matter for other entities including those that may be of significant for public interest। भाई ऑडिटर चाहे तो कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज को जो उसका लगता है सर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ज्यादा इरेलीवेंट है उसके ऊपर भी सर की ऑडिट मैटर का पैराग्राफ इंपॉर्टेंट बना सकता है। फॉर एग्जांपल बिकॉज दे हैव लार्ज नंबर ऑफ वाइड रेंज ऑफ स्टेक होल्डर्स कंसीडरिंग द नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस। जैसे कि सर सच एंटिटीज में इंक्लूड फाइनेंशियल, जैसे बैंक्स के केस में की ऑडिटर मैटर होता है क्योंकि सर बैंक के पास लोगों का पैसा है, इंश्योरेंस कंपनीज के पास भी सर, पेंशन फंड्स के पास भी की ऑडिट मैटर्स हो सकते हैं, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के पास भी की ऑडिट मैटर्स हो सकते हैं क्योंकि डोनेशंस वगैरह आती है। अब देखते हैं सर क्या, अच्छा मुझे बताओ क्या रिलायंस की ऑडिट रिपोर्ट में की ऑडिट मैटर होगा? क्या रिलायंस की ऑडिट रिपोर्ट में की ऑडिट मैटर का पैराग्राफ होगा या नहीं होगा? आंसर इज बिल्कुल होगा, बिकॉज रिलायंस इज अ लिस्टेड एंटिटी। रिलायंस क्या है? लिस्टेड एंटिटी। तो अभी तक हमने 6 पॉइंट्स देखे। पहला एलिमेंट टाइटल, दूसरा एड्रेसी, तीसरा ओपिनियन, फोर्थ बेसिस फॉर ओपिनियन, फिफ्थ इज योर गोइंग कंसर्न अगर एप्लीकेबल है तो, और सिक्स्थ इज योर की ऑडिट मैटर एज पर एस 701। आओ जी की ऑडिट मैटर्स दिखाता हूं आपको। देखो जी ये दिख गया आपको। अगला पैराग्राफ क्या था? अगला पैराग्राफ के पास की ऑडिट मैटर्स, जिसके ऊपर सर ऑडिटर क्या करेगा? डिस्क्लोज करके चलेगा। लेकिन दिस इज एज पर 701। जब ऐसे 701 पढ़ेंगे तो मैं ये आपको रीड कराऊंगा इसमें उसने क्या क्या आइडेंटिफाई किया एस की ऑडिट मैटर। जैसे कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इसको की ऑडिट मैटर उसने क्लासिफाई किया। और उसने बनाए हैं जैसे कि एस्टिमेशन ऑफ ऑयल रिजर्व्स, डीकमीशनिंग ऑफ लायबिलिटी, इंपेयरमेंट ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ डेवलपमेंट राइट, लिटिगेशन मैटर्स, ऐसे कई सारे उसने की ऑडिट मैटर बना दिए हैं। जैसे आईटी सिस्टम एंड कंट्रोल्स ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फेयर वैल्यू मेजरमेंट हो गया, इंपैक्ट ड्यू टू सिग्निफिकेंट वायलेशन इन क्रूड प्राइसेस हो गया, और इन्वेस्टमेंट इन रिलायंस एनर्जी जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड हो गया, और ट्रांसफर ऑफ आइडेंटिफाइड लायबिलिटी फ्रॉम रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड। मतलब होता क्या है सर, लिस्टेड कंपनीज के अंदर मेजर एरिया बहुत सारे। अब रिलायंस है सर, जियो में इतनी इन्वेस्टमेंट कर रही है रिलायंस जो है वो रिलायंस जियो इनको इन्फोकॉम में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट कर रही है। जियो फाइबर लॉन्च कर दिया उन्होंने, इन्वेस्टमेंट करी। सर ऐसे ये सब क्या होता है? की ऑडिट मैटर है, ये सब की ऑडिट मैटर, क्योंकि सर रिलायंस में लोगों का पैसा लगा हुआ है। रिलायंस क्या कर रही है, किस तरीके से काम कर रही है, तो ऑडिटर नीड टू डिस्क्लोज दैट की ऑडिट मैटर्स। ठीक, क्लियर है? आओ जी अगला जो पैराग्राफ आता है हमारे सामने की ऑडिट मैटर्स के बाद, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कि सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? वो कहता है द ऑडिटर रिपोर्ट शैल इंक्लूड अ सेक्शन विद द हेडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब हेडिंग दी जाएगी क्या? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो कहता है ऐसे 200 एक्सप्लेन्स द प्रीमाइस relating to the responsibility of management where appropriate TCWG on which audit in accordance with SA is conducted। वो कहेगा कि सर ऑडिटर उसमें क्या लिखेगा? लिखेगा कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैनेजमेंट एंड वेयर एप्रोप्रिएट TCWG accept responsibility for the preparation of the financial statement. Management also accepts responsibility for such internal control as it determines is necessary to enable the preparation of financial statement that are free from material misstatement whether due to fraud or error। वो कह रहा है सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना, साथ में इंटरनल कंट्रोल्स को लगाना so that financial statements are free from material misstatement arising due to fraud or error। This is also the responsibility of management। The description of management responsibility in the auditor's report includes reference to both responsibility as it helps to explain the users the premise on which audit is conducted। अब इसके कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं आपको। वो कह रहा है दिस सेक्शन ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट शेल डिस्क्राइब द मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर preparation of the financial statements that is in accordance with applicable FRF and for such internal control as management determine is necessary to enable
for preparation of financial statement that are free from material misstatement whether due to fraud or error. Because of the possible effects of fraud or other aspects of audit, materiality does not apply to management acknowledgement regarding its responsibility for design, implementation and maintenance of control. कि सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना, इंटरनल कंट्रोल को लगाना, ये सब मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ में लिख दिया जाता है, ऑडिटर लिख देता है. उसके बाद एक और सर मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, दैट इज असेसिंग द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न and whether the use of the going concern basis for accounting is appropriate, as well as disclosing, if applicable, matters relating to going concern. The explanation of management responsibility for this assessment shall include a description of when the use for going concern basis of accounting is appropriate. ठीक. The auditor cannot conclude that management has provided with all the relevant information agreeing in the terms of audit engagement without confirming with management whether such information has been provided. वो कह रहा है सर मैनेजमेंट ने सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी या नहीं करी, इसके लिए सर ऑडिटर को मैनेजमेंट से ही एक लेटर लेना पड़ता है. When those individuals who have signed the engagement agreement as start of the audit have left the entity, the auditor would request those who are giving the representation to acknowledge their responsibility with a letter of representation. भाई एंगेजमेंट के टाइम पे भाई ऑडिट एंगेजमेंट लेटर साइन होता है ऐसे 210 के हिसाब से, एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट. आई होप याद होगा आपको, ऐसे 210 एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट. एंगेजमेंट लेटर तैयार करता है सर, कौन तैयार करता है? ऑडिटर तैयार करता है. किसको भेजता है? मैनेजमेंट को भेजता है. मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्नॉलेज करती है उस लेटर में. वो कहता है सर अगर मान लो जब लेटर भेजा गया था तब मैनेजमेंट में कोई और लोग थे, लेकिन बाद में लोग चेंज हो गए, उस केस में क्या होगा? उस केस में सर ऑडिटर नई मैनेजमेंट से क्या लेगा? एक्नॉलेजमेंट लेगा और उनको बताएगा कि सर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को देख लो. A management representation as to the amount required for a particular provision is not a substitute for audit procedure regarding the provision that auditor would expect to perform. भाई अगर मान लो मैनेजमेंट ने एक प्रोविजन बना रखा है और ऑडिटर ने क्या करा, मैनेजमेंट से लिखवा के ले लिया कि आपने प्रोविजन किस बेसिस पर बनाया है. वो कह रहा है यही सर सफिशिएंट नहीं है. ऑडिटर को प्रोसीजर्स तो लगाने ही पड़ेंगे ना, ये चेक करने के लिए कि सर जो ऑडिट प्रोविजंस बनाया गया है मैनेजमेंट ने, क्या वो एप्रोप्रिएट है या नहीं. ठीक. उसके बाद ये पढ़ लेते हैं. periods covered by the letter, the auditor to obtain representation for all the financial statements and period covered under auditor's report. कि भाई periodically देखेगा भाई जो हमारा period है उसकी सारी representation. Auditor would obtain a specific representation if restatement is made to correct a material misstatement in the prior period financial statement. भाई अगर मान लो पिछली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मैनेजमेंट ने कुछ करेक्शंस करी थी, उसकी अलग से एक रिप्रेजेंटेशन ली जाएगी. If that affects the comparative information in the financial statements, if the current management was not present during all the periods covered by the auditor's report, he still ये अलग-अलग वर्ड है, he still would obtain written representation from current management for on all such period. वो कहता है कि सर अगर मान लो पूरे पीरियड में मैनेजमेंट बदलती चली गई तो उस केस में सर एंड में जो करंट मैनेजमेंट है उससे ही रिप्रेजेंटेशन ली जाएगी पूरे पीरियड की. ठीक. ऐसे 210 agreeing the terms of audit engagement require the auditor to agree the management responsibility in an engagement letter or other suitable form of written agreement. ये सब चीजें किस में होती है सर? एंगेजमेंट लेटर में होती है. oversight of the financial reporting framework, वो कह रहा है this section of the auditor's report shall also identify those responsible for oversight of the financial reporting process. oversight मतलब सर ignorance, इग्नोर. भाई किसी ने कोई फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को इग्नोर तो नहीं कर दिया. व्हेन दोज रिस्पांसिबल फॉर सच ओवरसाइट आर डिफरेंट फ्रॉम द मैनेजमेंट, इन दिस केस द हेडिंग ऑफ दिस सेक्शन शैल आल्सो रेफर टू TCWG. आओ जी, तो ये हमने देखा रिस्पांसिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट का, रिस्पांसिबिलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब रिस्पांसिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाला पैराग्राफ. आओ जी रिलायंस में देखते हैं क्या लिख रहा है इसमें. ये देखो जी, ये मिल गया सर आपको पैराग्राफ. रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट फॉर द स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट. वो कहता था कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैटर्स stated in 134(5) of the act with respect to preparation of standalone financial statement that give a true and fair view of the financial position.
Financial performance including the comprehensive income and cash flow and changes in equity in accordance with the accounting principle generally accepted in India including Ind AS as specified under 133 of the Act read with Company Ind AS Rules 2015. क्योंकि सर रिलायंस के ऊपर Ind AS लगते हैं तो वो Ind AS की बात कर रहा है. FRF बोल दिया सर इसने. क्या बोल दिया ये? FRF बोल दिया. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provision of the Act, safeguarding of the assets of the company for preventing and detecting the frauds, irregularity, selecting and application of accounting policies, making judgment estimates that are reasonable and prudent, and design, implementation, maintenance of adequate internal controls that are operating effectively for ensuring the accuracy or completeness of the accounting records relevant to the preparation and presentation of the standalone financial statement. I hope sir समझ पा रहे हो आप क्या कह रहा है. उसके बाद in preparing the standalone financial management is responsible for assessing the company ability to continue as going concern. याद है सर वो ये भी लिखवा लेगा कि whether the company is able to continue as going concern. ठीक, ये गोइंग कंसर्न वाला पॉइंट आ गया और ये ओवरसाइट वाला पॉइंट आ गया. दोज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग द कंपनी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस. सब चीजें इसमें कवर हो गई हैं. सर प्रैक्टिकल चीजों को देखोगे आप, ये सब चीजें आप प्रैक्टिकल देखोगे, ऑडिट पे जाओगे ना, ये प्रैक्टिकल चीजें देखोगे, ये बनानी है आप लोगों को बनानी है. ठीक, तो ये हो गया हमारा पैराग्राफ दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. तो क्या क्या देखा सर? हमने देखा ऑडिटर रिपोर्ट्स के एलिमेंट. सबसे पहले टाइटल, टाइटल के बाद एड्रेसी, एड्रेसी के बाद क्या आता है सर? एड्रेसी के बाद क्या था मैं खुद भूल गया, अब इतनी सारी चीजें होती हैं. हाँ, ऑडिटर्स ओपिनियन. टाइटल, टाइटल के बाद एड्रेसी, एड्रेसी के बाद ऑडिटर्स ओपिनियन, ऑडिटर्स ओपिनियन के बाद फिर बेसिस फॉर ओपिनियन, बेसिस फॉर ओपिनियन के बाद अगर गोइंग कंसर्न का पॉइंट है तो सर गोइंग कंसर्न का पैराग्राफ बना देना. नहीं तो सर की ऑडिट मैटर्स अगर एप्लीकेबल है, की ऑडिट मैटर किस पे लगता है? लिस्टेड पे तो लगता ही है. उसके बाद ऑडिटर चाहे तो किसी और पे भी लगा सकता है. ठीक, की ऑडिटर मैटर का हो गया. उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ये सब चीजें हमारे पास अभी तक हमने कवर कर ली. ठीक, उसके बाद आता है हमारे पास ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक, आओ जी देख लेते हैं एक बार क्या कहता है. ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. वो कह रहा था ऑडिटर रिपोर्ट शैल इंक्लूड अ सेक्शन, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. हेडिंग क्या रहती है उसकी? ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. वो कह रहा है दिस सेक्शन ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट शैल स्टेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर. ऑब्जेक्टिव बताया जाएंगे सर. ऑब्जेक्टिव कहां लिखे हैं? ऐसे 200 वाले क्या थे ऑब्जेक्टिव? obtain reasonable assurance about whether the financial statement are free as a whole are free from material misstatement whether due to fraud or error, and issue an audit report that includes auditor opinion in accordance with ऐसे ठीक, ऐसे 200 का ऑब्जेक्टिव बता दिया. भाई ये बता रहे हैं कि सर ऑडिटर रिपोर्ट वाले पैराग्राफ में क्या क्या लिखा जाएगा, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ में क्या लिखा जाएगा. उसके बाद स्टेट दैट reasonable assurance is a high level of assurance but it is not guarantee that an audit is conducted in accordance with SA will always detect material misstatement when it exists. बड़ा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है सर. वो ये बता रहे हैं कि सर ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में लिख देगा क्या कि जो रीजनेबल एश्योरेंस है वो हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सर हर गलती पकड़ी जाए, हर मटेरियल मिसस्टेटमेंट पकड़ी जाए. वो सर क्योंकि जरूरी नहीं है, बिकॉज देर इज अ रीजनेबल एश्योरेंस. क्या है सर? रीजनेबल एश्योरेंस. उसके बाद स्टेट दैट मिसस्टेटमेंट्स कैन अराइज फ्रॉम फ्रॉड और एरर एंड आइदर डिस्क्राइब दैट they are considered material if individually or in aggregate they could reasonably expected to influence the economic decision of the user taken on the basis of these financial statement. Provide a definition or description of the materiality in accordance with the applicable FRF. ठीक है सर. ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में लिख देगा कि सर जो मिसस्टेटमेंट्स है वो हो सकती हैं
वो अराइज हो सकती है, वो मटेरियल भी हो सकती है, लेकिन हमने पूरी कोशिश करी है सब चीजों को हटाने की। उसके बाद मटेरियलिटी का कंसेप्ट वो डिस्कस कर लेगा कि ऑडिटर मटेरियलिटी को क्या मानता है। उसके बाद द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेक्शन इन ऑडिट रिपोर्ट शैल फर्दर state that as a part of audit in accordance with SA, the auditor exercise professional judgment, maintain professional skepticism throughout the audit, ये mention करेगा, and describe an audit by stating the auditor responsibility are, ये बता देगा सर ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, to identify and assess the risk of material misstatement of the financial statement whether due to fraud or error, audit evidence को obtain करना, उसके हिसाब से रिस्पॉन्स करना, risk of not detecting material misstatement resulting from fraud or error is higher that one resulting from error as fraud may involve collusion, forgery वगैरह fraud वगैरह हो सकता है। उसके बाद to identify and assess the risk of material misstatement of financial statement, to design and perform the audit procedure and to obtain sufficient appropriate audit evidence। उसके बाद to obtain an understanding of the internal control relevant to the audit in accordance with audit procedure that are appropriate by internal control की understanding लेनी है, to evaluate the appropriateness of the accounting policy used and reasonableness of accounting estimates related disclosure made by the management, to conclude on the basis of appropriateness of management use of going concern basis of accounting कि based on audit evidence have been obtained whether materiality uncertainty exist। ठीक, मैं अभी प्रैक्टिकली दिखाऊंगा आपको ये। द ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें कह रहा है कि रिपोर्ट में और चीज क्या क्या बतानी है, स्टेट दैट द ऑडिटर कम्युनिकेट्स विद TCWG रिगार्डिंग अमंग द अदर मैटर प्लान स्कोप टाइमिंग ऑफ ऑडिट सिग्निफिकेंट ऑडिट फाइंडिंग्स इंक्लूडिंग एनी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी इन द इंटरनल कंट्रोल फॉर द ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ लिस्टेड एंटिटीज, स्टेट दैट द ऑडिटर प्रोवाइड्स TCWG a statement that the auditor has complied with relevant ethical requirement regarding independence and communicate all the relationship and other matter that may bear auditor's independence for audit of financial statement of listed company। सर की audit matter paragraphs को communicate किया है या नहीं किया है as per SA 701। आओ जी अब मैं आपको इसका प्रैक्टिकल दिखाता हूं क्या होता है। ये देखो जी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ है, this is the responsibility paragraph of auditor। देखो जी पढ़ लेते हैं। ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ऑडिट ऑफ standalone financial statement, वो कहता है our objective is to obtain reasonable assurance about whether standalone financial statement as a whole are free from material misstatement whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report in a that includes our opinion। reasonable assurance is the, देखो वर्ड वही है, is a high level of assurance but is not guarantee that an audit is conducted in accordance with SA will always detect a material misstatement when it exists। Misstatement can arise from fraud or error that are considered material if individually or in aggregate they could reasonably expected to influence the economic decision of the user। वो कह रहा है as a part of audit in accordance with SA we exercise professional judgment, maintain professional skepticism throughout the audit। We also identify and assess the risk of material misstatement on the standalone financial statement whether due to fraud or error। हमने sufficient appropriate audit evidence भी obtain करे। वो कह रहा है risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than that of resulting from error। वो कह रहा है fraud का risk ज्यादा होता है, error का risk कम होता है, क्योंकि फ्रॉड में कॉल्यूशन होता है, फॉर्जरी होती है, इंटेंशनल ओमिशन होती है, मिस रिप्रेजेंटेशंस होती है एंड ओवरराइड ऑफ द इंटरनल कंट्रोल होता है। याद है सर ये सब चीजें हमने कहां पढ़ी हैं? ये सब हमने एसे 240 में पढ़ ली है, फ्रॉड वाले स्टैंडर्ड में पढ़ी हैं। उसके बाद if such disclosures are inadequate to modify our opinion, our conclusion are based on the audit evidence obtained up to the date of the auditor's report। future event or condition may cause company to case continue as a going concern। उसके बाद evaluate the overall presentation and structure of the content of the standalone financial statement including disclosure वगैरह वगैरह। ठीक, we communicate with TCWG regarding among other matters the planned scope and timing of audit and significant audit finding including any significant deficiency in the internal control we identified during the audit। उसके बाद we also provide TCWG a statement that we have complied। देखो ये क्या बोला था उसने, ये दोनों पैराग्राफ कब लगना है, ये वाला और ये वाला कब लगना है, लिस्टेड के केस में लगना है, और लिस्टेड एंटिटी है हमारी रिलायंस।
We also provide with TCWG with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence and to communicate with them all the relationship and other matters that may reasonably thought to bear on our independence where applicable related safeguards. Code of ethics में लिखा होता है सर. For the from the matters communicated with TCWG, we determine those matters that were most significant in the audit of the standalone financial statement and therefore the key audit matters. याद है सर ऐसे 701 की audit matters जो ऊपर हमने अलग से पैराग्राफ बनाया था, उसकी रेफरेंस यहां भी दे दी जाएगी. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter, and extremely rare circumstances we determine that a matter should not be communicated in our report because adverse consequence of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication. तो ये हो गया सर ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ. आपको सर रटना नहीं है, ये रटना नहीं है, आपको हेड्स पता होने चाहिए. आपके लिए क्या रेलेवेंट है, आपके लिए हेड्स रेलेवेंट है. हेड्स की एक एक दो दो तीन तीन लाइन आपको पता होनी चाहिए हर हेड में क्या है, लेकिन उसके वर्डिंग्स तो सर लर्न नहीं हो सकते ना. ये तो सर हमें भी लर्न, हम ऑडिट रिपोर्ट बनाते हैं हमें भी नहीं लर्न. हम भी क्या करते हैं सर, स्टैंडर्ड उठाया, वहां से वर्ड्स को कॉपी किया, उसको रीड करके चेक किया. यही होता है सर, प्रैक्टिकली ये होता है. कौन सा हमें रटी थोड़ी ना हुई ये चीजें, कॉपी पेस्ट चलता है सर, लेकिन कॉपी पेस्ट भी सोच समझ के, ऐसा नहीं कि आंख बंद करके कॉपी पेस्ट. मान लो मैं ये दोनों पैराग्राफ कॉपी पेस्ट कर दिए मैंने, TCWG और की ऑडिट मैटर वाला, मेरी लिस्टेड एंटिटी है ही नहीं, मेरी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई ना. ऊपर मैंने की ऑडिट मैटर के बारे में नहीं बताया, नीचे मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी में की ऑडिट मैटर के बारे में लिख दिया. गलती होगी मेरी रिपोर्ट कि ऊपर मैं की ऑडिट मैटर का दे ही नहीं रहा क्योंकि मेरी लिस्टेड एंटिटी नहीं है, मेरे ऊपर लगता नहीं है वो स्टैंडर्ड, लेकिन नीचे मैं दे रहा हूं कि हमारी रिपोर्ट में की ऑडिट मैटर है. सर क्या, ये ऐसे थोड़ी ना होता है. कॉपी पेस्ट भी सर तरीके से होती है. ठीक है सर, चलो तो आज के लिए फिर हम इतना ही रखते हैं, नहीं तो बहुत ज्यादा टेक्निकल चली जाएगी चीजें. चलो तो ये हो गया हमारा अबाउट 8वां पैराग्राफ, दैट इज ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. पैराग्राफ क्या रहेगा, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. दोबारा देखो, सबसे पहले टाइटल, फिर एड्रेसी, फिर आएगा ऑडिटर्स ओपिनियन, जिसको ओपिनियन बोलेंगे सिर्फ वर्ड, फिर आएगा बेसिस फॉर ओपिनियन, फिर अगर गोइंग कंसर्न की रिक्वायरमेंट है तो गोइंग कंसर्न आ जाएगा, फिर आएगा की ऑडिट मैटर्स, फिर आएगा मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फिर आएगा ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ठीक, चलो फिर आज के लिए सर हम इतना ही रखते हैं. अब चैप्टर अभी तक जितना कराया प्लीज इसको रीड कर लेना, रीडिंग से बन जाएगा इसमें बात, बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं है, रीडिंग से आपका काम बनेगा. बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करके चलेंगे. ठीक है फिर, चलो फिर, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय.